रेनो, इस कंपनी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कई सारे लोग रेनॉल्ट भी कहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जिस तरह से इस कंपनी के नाम में एल और टी का कोई काम नहीं है, उसी तरह से इस कंपनी के शोरूम में खड़ी हुई क्विड और काइगर का भी कोई काम नहीं है। हाल फिलहाल इस कंपनी के शोरूम में आपको 3 गाड़ियां खड़ी दिख जाएंगी, रेनो, क्विड, काइगर और ट्राइवर। इनमें से क्विड को 2015 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद 2019 में फेसलिफ्ट दिया गया। तब से लेकर अब तक 6 साल हो चुके हैं, कोई फेसलिफ्ट, कोई नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात तक नहीं हुई है। रेनो ट्राइबर को 2019 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक 6 साल हो चुके हैं, इसको कोई फेसलिफ्ट अभी तक नहीं मिला है। इसी तरह से इस कंपनी की लेटेस्ट लॉन्च है रेनो काइगर, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक 4 साल हो चुके हैं, कोई फेसलिफ्ट नहीं दिया गया। अब जाकर रेनो, काइगर और ट्राइबर के फेसलिफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किए हैं, जबकि इन गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन अब तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी। अब सवाल उठता है कि भाई इतना सुस्तपना क्यों? इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होने के बाद भी इन गाड़ियों का फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा? कोई एक नई गाड़ी लॉन्च क्यों नहीं की जा रही? रेनो क्विड जैसी गाड़ी, जो रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, उसकी आज ये हालत है कि 300 या 400 बिक पा रही होती है, क्योंकि उसे समय के अनुसार ना फेसलिफ्ट मिला और ना ही नेक्स्ट जनरेशन, जिस वजह से वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रही है। और यही हालत अब काइगर और ट्राइबर की भी हो चुकी है। तो यहाँ से ये तो साफ एकदम क्लियर है कि भाई रेनो इंडियन मार्केट को इग्नोर कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या रेनो इंडियन मार्केट छोड़कर जाने वाला है, या फिर इंडिया में कुंभकर्ण को कंपटीशन देने की तैयारी कर रहा है? बस यही कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेनो कंपनी है कितनी बड़ी और क्या क्या करने के लिए कैपेबल है। ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, जो करीब 125 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1899 में इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था। आज ये कंपनी 128 देशों में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। ये सिर्फ कार्स नहीं बनाती, वैन्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, टैंक्स, बस, एयरक्राफ्ट के इंजन वगैरह वगैरह सब कुछ बनाती है। इस कंपनी की 3 सब्सिडरीज हैं। पहली है अल्पाइन, जो कि स्पोर्ट्स और रेसिंग कार्स बनाती है, और दूसरी है जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, देसिया। ये रोमानिया गवर्नमेंट की कंपनी थी, जिसे 1999 में रोमानियन गवर्नमेंट ने रेनो को बेच दिया था। आज की तारीख में ये कंपनी रेवेन्यू वाइज रोमानिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तीसरी सब्सिडरी है मोबिलाइज। ये सब्सिडरी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2021 में इस कंपनी को बनाया गया था। राइड शेयरिंग, टैक्सी, डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे काम है इस कंपनी के। इन तीनों सब्सिडरीज के अलावा रेनो एक अलायंस ग्रुप से भी जुड़ी हुई है, जिसका नाम है रेनो निसान मित्सुबिशी अलायंस ग्रुप। ये कोई ऐसा वैसा अलायंस नहीं है, बहुत 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 बड़ा अलायंस ग्रुप है। 1999 से ये तीनों कंपनीज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दिसंबर 2021 में यह अलायंस पूरी दुनिया के लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स में से एक था, और 2009 तक ये 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइट ड्यूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच चुका था। अगर मैं रेनो के ग्लोबल पोर्टफोलियो की बात करूं, तो रेनो के पास ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं जिनकी मदद से वो किसी भी मार्केट पे अपनी छाप छोड़ सकता है। जैसे कि रेनो क्लियो, ये हमारी बलेनो, अल्ट्रोस, i20 जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे सकती है। फुली हाइब्रिड है, डीजल, एलपीजी और पेट्रोल में भी अवेलेबल है। 23.8 kmpl के आसपास इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। रेनो की सिम्बायोज, जो कि एक मिड साइज एसयूवी है, हमारी क्रेटा जैसी गाड़ी को कंपटीशन दे सकती है। अरकाना, जो कि कर्व और बेसाल्ट जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे सकती है। रेनो ऑस्ट्रल, जो कि प्रीमियम मिड साइज एसयूवीज जैसे कि कंपस और टूसन जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे सकती है। रेनो स्पेस फॉर्च्यूनर के लिए काफी है। रेनो राफेल, जो कि एक प्रीमियम कूपे एसयूवी है। देसिया बिगस्टर, जो कि रोमानिया में 19 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाती हैं। सेंडेरो स्टेपवे, ये कुछ गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों में से जो किसी भी मार्केट में अपना छाप छोड़ने के लिए काफी हैं। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं, एस ई टेक, 4 ई टेक, मेगन ई टेक और भी कई सारी गाड़ियां हैं। तो अब बात आती है कि भाई अगर रेनो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इतने बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है, इतनी सारी सब्सिडरीज हैं, तो फिर इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को समय रहते अपडेट तक क्यों नहीं कर पा रही? नए प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों नहीं कर पा रही? मेरा यह मानना है कि रेनो ग्रुप का जो मैनेजमेंट है वो काफी कंफ्यूज्ड है, और इंडियन मार्केट को लेकर तो और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। 4 पैसे की भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का इतिहास गवाह है कि जिस कंपनी ने यहाँ पर रिस्क नहीं ली, इस मार्केट ने पलटकर उसकी ले ली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती, ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई रेनो 2008 में इंडिया में आ गई थी, और 2011 में इन्होंने अपनी पहली गाड़ी
फ्लुएंस को लॉन्च करा था, जो कि बुरी तरह से फेल हो गई। उसी साल 2011 में इन्होंने रेनो कॉलियोस को भी लॉन्च करा, वो भी फेल हो गई। 2012 में पल्स और स्काला को भी लॉन्च करा, ये दोनों भी गाड़ियां फेल हो गईं। कुल मिलाकर 2011 से अब तक मतलब कि 14 सालों में इन्होंने 10 गाड़ियों को लॉन्च करा, जिनमें से 7 गाड़ियों को डिसकंटिन्यू किया जा चुका है और 7 गाड़ियों के डिसकंटिन्यू होने के पीछे का रीजन है उनकी गिरती हुई सेल्स। असल में ये लोग अब तक मिस्टर स्मिथ को मिथिलेश बनाकर इंडिया में बेचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इंडियंस ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है कि रेनो की जो पल्स थी वो असल में निसान की माइक्रा थी, उसको पल्स बताकर यहाँ पर बेचा जा रहा था। निसान सनी को स्काला बताकर यहाँ पर बेचा जा रहा था। देसिया डस्टर भी यहाँ पर लाई गई, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट इनका सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह से रेनो कॉलियोस, फ्लुएंस, लॉजी और कैप्चर, ये सारी वो गाड़ियां हैं जो फ्रांस या फिर दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। उनको थोड़े बहुत चेंज के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं चल पाई डस्टर को छोड़कर। यहाँ से इनको इतना तो समझ में आ गया कि इंडियंस इनके ग्लोबल प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर इंडिया में काम करना है तो इंडियंस के लिए स्पेशली कोई गाड़ी बनानी पड़ेगी। और यही वजह है कि 2015 में रेनो ने क्विड को लॉन्च करा, जो कि स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ही बनाई गई थी, और लॉन्च होते से ही इस गाड़ी ने धूम मचा दी। रेनो की बेस्ट सेलिंग कार बन गई है। ये इकलौती ऐसी गाड़ी थी उस समय पर जो मारुति की इस सेगमेंट की गाड़ियों को सेल्स के मामले में टक्कर देने लगी थी। बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ में फुली लोडेड फीचर्स भी इस गाड़ी में मिला करते थे। इसके बाद ट्राइबर और काइगर को लॉन्च किया गया, और ये दोनों ही गाड़ियां मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी कंट्रीज में भी बेची जाती हैं, लेकिन इंडिया से ही एक्सपोर्ट होकर जाती हैं। ये दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी सेगमेंट में काफी बेहतरीन गाड़ियां हैं, लेकिन सही समय पर इनको अपडेट नहीं दी गई, ना फेसलिफ्ट, ना नेक्स्ट जनरेशन, और ना ही सही तरह से इन दोनों ही गाड़ियों की मार्केटिंग की गई, जिस वजह से इन दोनों गाड़ियों की आज ये हालत है कि भाई 1000 या 1200 मैक्सिमम बिक पाती हैं। माना कि एक नई गाड़ी लॉन्च करने के लिए काफी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जिनका खर्चा मिलियंस में आता है। और आपको मार्केट समझ नहीं आ रहा है, मिलियंस रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, ये रिस्क आप लेना नहीं चाहते, ये समझ आता है। लेकिन जो गाड़ियां पहले से ही मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकते थे जिनमें कोई खर्चा नहीं आता है। जैसे कि आप अपनी तीनों गाड़ियों में 2020 के आसपास से कंपनी फिटेड सीएनजी देना शुरू कर सकते थे। ड्राइवर और काइगर जैसी गाड़ियों को लॉन्च करने के बाद आप मानो जैसे भूल ही गए, उनकी मार्केटिंग पर आपने कोई खास खर्चा किया ही नहीं। सेकंड जनरेशन डस्टर को पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया और इंडिया को फर्स्ट जनरेशन डस्टर का ही फेसलिफ्ट पकड़ा दिया, और उम्मीद की कि अब ये चलेगा। कैसे चलेगा भाई? आप एक नया 3 सिलेंडर इंजन लॉन्च कर सकते थे जो ना सिर्फ चलने में स्मूथ होता, बल्कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी तगड़ी होती। तब जाकर आपकी तीनों गाड़ियों की सेल्स काफी अच्छी हो सकती थी। ऐसी कई सारी चीजें रेनो कर सकती थी इंडिया में अपनी मार्केट प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए, लेकिन की नहीं। कारण सिर्फ एक है कि 4 पैसे की भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये तो बस अपने घर फ्रांस में हाथ पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी का फोन आएगा, वो गारंटी लेंगे कि हाँ भाई लॉन्च कर दे, मैं बिकवाऊंगा तेरी गाड़ी, तब जाकर ये लोग कोई नई गाड़ी लॉन्च करेंगे या कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब बात आती है कि क्या ऐसे ही सब कुछ चलेगा? क्या इसी तरह से रेनो सोता रहेगा, या कोई नई गाड़ी लॉन्च करेगा, या फिर रेनो इंडियन मार्केट छोड़ के जाने वाला है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेनो इंडियन मार्केट नहीं छोड़ के जाने वाला, ये कुछ नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। पिछले साल 2024 में रेनो ग्रुप के सीईओ लुका दे मियो ने कहा था कि इंडिया कोई इजी मार्केट नहीं है, यहाँ पर कई सारे कार मेकर्स को धूल चाटनी पड़ी है, लेकिन हम इंडिया छोड़कर नहीं जाने वाले। हम ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, बस एक सीक्रेट सॉस को ढूंढा जा रहा है ताकि सक्सेस मिल सके। इन्होंने बताया कि ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में री एंटर करने वाले हैं और कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। रेनो और निसान, ये दोनों ही कंपनीज एक 5 सीटर और एक 7 सीटर एसयूवीज लॉन्च करने वाली हैं, एडवांस डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में। मेरा ये कहना है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये लोग पहले भी गाड़ियां लॉन्च कर चुके हैं और इन्हें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिली थी। रेनो कॉलियोस को 2011 में लॉन्च किया गया था और 2017 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। 2017 में जब इसे डिसकंटिन्यू किया गया था तब ये मार्केट में 28 लाख से 33 लाख रुपए की मिल जाया करती थी। इसमें लगभग 14.5 से 17 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता था। 4x2 और 4x4 दोनों में ही अवेलेबल थी।
इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि 2017 में रेनो कैप्चर को लॉन्च किया गया था, जो दिखने में काफी अच्छी थी, स्पेशियस थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बिकी और लॉन्च होने के 3 साल बाद ही 2020 में उसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। जो स्ट्रेटजी 4 से 5 साल पहले फेल हो चुकी है, क्या वही सिमिलर स्ट्रेटजी आज के टाइम पर इंडिया में काम करेगी? रेनो की लॉन्च होने वाली 5 और 7 सीटर एसयूवी में से 5 सीटर वाली कौन सी है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, सेकंड जनरेशन डस्टर है, जिसे पूरी दुनिया में लॉन्च होने के 5 से 6 साल बाद जाकर इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या अब इंडियंस उस गाड़ी को एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरी 7 सीटर एसयूवी भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, देसिया की बिगस्टर एसयूवी, जो कि एक्चुअली में 5 सीटर बेची जाती है, उसे 7 सीटर बनाकर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 5 सीटर सेकंड जनरेशन डस्टर और 7 सीटर देसिया बिगस्टर इंडिया में चल पाएगी? खैर, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरह से उनको लॉन्च किया जाता है और किस तरह का पैकेज उन गाड़ियों में मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि एकदम मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जाने की बजाय रेनो को एक नई हैचबैक लॉन्च करनी चाहिए थी 8 लाख रुपए के बजट के अंदर, जो पेट्रोल के साथ साथ कंपनी फिटेड सीएनजी में भी मिलना चाहिए थी। और दूसरी गाड़ी एक मिड साइज एसयूवी होने की बजाय एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होती, जो करीब 8 से 14 लाख रुपए के बजट में मिल जाती, पेट्रोल के साथ साथ डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी होती, अच्छी रोड प्रेजेंस, फीचर्स और अच्छा माइलेज मिलता तो जरूर बिकती। खैर, देखते हैं कि रेनो अपनी इस नई पॉलिसी के बाद में इंडियन मार्केट में अपने पैर जमा पाती है या फिर इंडियन मार्केट से परेशान होकर फोर्ड की तरह यहां से निकलने का फैसला लेती है। आप लोगों को क्या लगता है कि रेनो का फ्यूचर इंडिया में क्या है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।